हेलो बच्चों। वेलकम टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ इंजीनियर पीपी सर, योर फिजिक्स मेंटोर। बच्चों, पिछले लेक्चर में अपन ने बात करी थी विभिन्न आवेश वितरणों के लिए हमने विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव कैलकुलेट किया था। आज बच्चों उसी में अपन कंटिन्यूटी में कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, कुछ की पॉइंट्स अपन बात करेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के लिए, और फिर इस पे देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए बच्चों, कुछ कॉन्सेप्ट्स की अपन बात करते हैं कि किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स आपके जिन पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो लेट अस सी। कोई भी बिंदु आवेश अपनी स्वयं की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। मान लो कि भाई कहीं पर कोई भी बिंदु आवेश रखा हुआ है Q, तो इस बिंदु पर जहां पर यह आवेश रखा गया है बच्चों, वहां पर यह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। विद्युत क्षेत्र हमेशा ही इसके सराउंडिंग में होगा, इसके चारों ओर होगा। किसी चालक को दिया गया आवेश, तो ये बच्चों अपन बात कर चुके पहले कि किसी भी चालक को दिया गया आवेश सदैव उसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित रहता है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा ही होता है शून्य, चाहे वो किसी भी आकार आकृति का हो। तो देखिए ये यहाँ पर असममित आकार का है, इसके अंदर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो। यह सममित पृष्ठ है, इस पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर जीरो। संपूर्ण आवेश जो भी इसको दिया गया है कहां पर वितरित होगा, इसके बाह्य पृष्ठ पर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर पृष्ठ आवेश घनत्व के समानुपाती होती है। अगर किसी भी पृष्ठ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो बच्चों वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पृष्ठ के घनत्व के समानुपाती होती है। यदि दो आवेशित गोले हो जिनकी त्रिज्याएं r1 r2 और उनके आवेश घनत्व क्रमशः σ1 σ2 हो, तो उनकी सतहों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अभी जनरल पॉइंट हमने बोला कि भाई ई समानुपाती होता है सिग्मा। तो दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को यदि हम कंपेयर करेंगे तो बच्चों ये हो गया रिलेशन आपका E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू σ1 अपॉन σ2। और सिग्मा की वैल्यू अपने को पता है, सिग्मा क्या होता है Q अपॉन ए की मैं बात करूं तो ये बोल दिया मैंने, गोला है तो 4πr²। तो सिग्मा इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन 4πr²। तो सिग्मा और r² हो गए एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, तो आप कह सकते हो r2² अपॉन r1²। तो इस तरीके के ये डायरेक्ट रिलेशंस होते हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम में आते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट अपन बात करते हैं वायु में यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो 3 गुणा 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम से अधिक। अगर बच्चों वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे अधिक होती है तो वायु में इसका क्षरण होने लगता है, वायु में ये क्षयित होने लगती है, इसका लीकेज होने लगता है। तो इस विद्युत क्षेत्र पर हम बोलते हैं कि भाई भंजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, अर्थात जो आसपास की वायु है वो वायु बच्चों हो जाती है आयनित, आवेश के क्षरण की वजह से, लीकेज की वजह से। एक छोटी सी गेंद को एक विद्युत क्षेत्र में कुचालक धागे की सहायता से लटकाया गया है। यदि अत्यधिक ऊर्जा वाली एक्स किरणें गेंद पर आपतित होती है तो एक्स किरणें गेंद से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगी। तो क्या चीज बोली बच्चों अपन ने कि भाई किसी भी गेंद को हमने, छोटी गेंद है उसको हमने कुचालक धागे की सहायता से किसी विद्युत क्षेत्र में लटका दिया और वहां पर अत्यधिक ऊर्जा वाली एक्स किरणें हमने गेंद पर आपतित कराई। तो बच्चों ये एक्स किरणें क्या करती हैं, उस गेंद से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराने लगती हैं, जिससे गेंद धनावेशित हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब गेंद होगी धनावेशित, और जो गेंद है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो गेंद पर धनावेश होने की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा में विक्षेपित हो जाती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव होती है उच्च विभव से निम्न विभव। तो हमेशा ध्यान रखिए कि भाई आवेश का प्रवाह होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाई विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। धनावेश से ऋणावेश कह सकते हो, उच्च विभव से निम्न विभव कह सकते हो। व्यवहार में पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है, जबकि सैद्धांतिक रूप से अगर अपन पृथ्वी के विभव की बात करें तो एक अनंत चालक गोला होता है जिसका विभव बोला जा सकता है शून्य। सैद्धांतिक रूप में अनंत पर विभव का मान कितना लेते हैं, हम शून्य लेते हैं। तो किसी वस्तु का विभव अन्य आवेशित वस्तुओं की उपस्थिति पर निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का हम विभव कैलकुलेट करें या विभव हम उसका ज्ञात करें तो बच्चों ये निर्भर करेगा अन्य कितनी आवेशित वस्तुएं वहां पर मौजूद हैं, उस पर निर्भर करेगा ये। वस्तु के स्वयं के आवेश के कारण उत्पन्न विभव को हम बोलते हैं स्वतंत्र विभव, इंडिपेंडेंट पोटेंशियल। अगर स्वयं की वजह से विभव उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे स्वतंत्र विभव।
समीप में स्थित आवेश के कारण वस्तु का विभव है ये प्रेरित होता है, तो बच्चों इसको बोल दिया जाता है प्रेरित विभव। किसी धन आवेशित वस्तु को शून्य, धनात्मक एवं ऋणात्मक विभव पर रखा जा सकता है। अगर कोई धनावेशित वस्तु है तो उसके विभव को हम शून्य भी कर सकते हैं, धनावेशित भी रख सकते हैं और ऋणावेशित भी रख सकते हैं। इसी प्रकार ऋणावेशित वस्तु को भी हम शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक विभव पर रख सकते हैं। अनावेशित चालक को भी रखा जा सकता है। तो ये निर्भर करता है, सिंपल सी चीज आपको ध्यान क्या रखनी है कि भाई आवेश अगर कई प्रकार के एक दूसरे के पास में रखे गए हैं तो विभव का मान जो है उन आवेशों की उपस्थिति पर निर्भर करेगा। निरपेक्ष विभव अपरिभाषित है। विभव एक सापेक्षिक राशि होती है। हम जब भी बात करते हैं विभव की तो हम किसी दूसरी आवेशित वस्तु के सापेक्ष बात करेंगे, तो ये निरपेक्ष हम इसको परिभाषित कर ही नहीं सकते, मतलब अपरिभाषित होती है। किसी स्थान पर जहां विद्युत क्षेत्र शून्य है तो विद्युत विभव हो सकता है, इसी प्रकार जहां विद्युत विभव शून्य है वहां विद्युत क्षेत्र हो सकता है। तो बच्चों इसकी स्थितियां देख लो। एक चीज तो बोल रहा है कि अगर E का मान 0 हो तो V वहां पर अशून्य हो सकता है। एक स्थिति बोली कि भाई अगर E अशून्य है तो V वहां पर शून्य हो सकता है। तो मैं इन स्थितियों की बात करता हूं, कहां कहां पर ऐसी स्थितियां संभव होती हैं। तो पहली वाली स्थिति की बात करें, विद्युत क्षेत्र तो 0 है और विभव का मान अशून्य है, तो भाई ये स्थिति होती है किसी भी चालक के अंदर। तो चालकों के अंदर हमने बात की हुई है कि भाई आवेश अनुपस्थित होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो 0 होगी, लेकिन विभव का मान वहां पर अशून्य होता है। किसी भी चालक गोले के अंदर विभव उतना ही होता है जितना उसके पृष्ठ पे होता है, मतलब अशून्य रहेगा। और अगर हम बात करें कि भाई ऐसे बिंदु जहां पर विद्युत क्षेत्र अशून्य हो और विभवांतर विभव की वैल्यू शून्य हो, तो बच्चों ऐसी स्थिति होती है आपका निरक्षीय बिंदु, द्विध्रुव का निरक्ष। द्विध्रुव का निरक्ष है, वहां पर विभव की वैल्यू 0 होती है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की वैल्यू वहां पर 0 नहीं होती। चलिए बच्चों इसी तरीके से बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए ये बात करिए यहां पर, वास्तव में प्लस क्यू आवेश ये इस तरीके से एक फिगर दे दिया हमें कि भाई दो संकेंद्रीय गोले हैं, बाहर वाले पर प्लस आवेश और अंदर वाले पर एक समान रूप से माइनस आवेश का वितरण है, और इससे किसी दूरी पर ये प्लस क्यू आवेश है। तो प्लस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, इस प्लस क्यू आवेश की उपस्थिति पर कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, अतः प्लस क्यू आवेश एवं प्लस क्यू आवेश के बीच कोई बल कार्य नहीं करता। प्लस क्यू आवेश से निकलने वाली सभी बल रेखाएं कोष के अंदर ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर ऋणावेश है, प्लस क्यू माइनस क्यू उसके अंदर है। तो क्योंकि ये रेखाएं चालक माध्यम से नहीं गुजर सकती, विद्युत बल रेखाओं के गुण होते हैं बच्चों, विद्युत बल रेखाएं कभी भी चालक माध्यम से नहीं गुजर सकती। गोलीय कोष की बाह्य सतह पर प्रेरित आवेश के कारण आवेश क्यू पर बल कार्य करता है, न कि अंदर वाले आवेश प्लस क्यू के कारण। तो ये जो चीज अभी अपन ने पीछे देखी है बच्चों, उसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि भाई किसी भी गोलीय कोष के अंदर कोई आवेश है तो उसके कारण से बाहर स्थित किसी आवेश पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। ये बल किसकी वजह से कार्य करेगा? उसकी सतह पर प्रेरित आवेश के कारण, प्रेरित आवेश के कारण। चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला ही पैटर्न का क्वेश्चन है कि एक आर त्रिज्या की अर्धवलय है, इसकी प्रति इकाई लंबाई पर आवेश घनत्व आपको दे दिया बच्चों लैम्डा, और आपसे कह दिया कि इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, शून्य होगी, के लैम्डा अपॉन आर होगी, 2 के लैम्डा अपॉन आर होगी, या के पाई लैम्डा अपॉन आर होगी। तो देखिए बच्चों अर्धवलय है, ये कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी बात करी, ये कुछ इस तरीके का इसका फिगर हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पर यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो बच्चों इस अल्पांश में, ये जो अल्पांश आपने यहाँ पर ले लिया डीएल, यहाँ पर देखिए इसकी त्रिज्या कितनी ली है हमने आर, तो एंगल इज इक्वल टू, हमारा एक फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, तो डी थीटा इज इक्वल टू डीएल अपॉन आर। तो बच्चों इस अल्पांश की वैल्यू हो गई डीएल इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। क्लियर? तो यहां से देखिए अल्पांश पर आवेश कितना हो गया यहाँ पर, तो अल्पांश पर आवेश कितना हो गया बच्चों, ये हो गई यहाँ पर लंबाई, लैम्डा हमें आवेश घनत्व बोला है, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो गया हमारा क्यू अपॉन डीएल, क्यू अपॉन डीएल, या इसको मैं बोल दूं डी क्यू अपॉन डीएल। तो डी क्यू की वैल्यू हो गई लैम्डा इंटू डीएल, और डीएल की वैल्यू हो गई आर डी थीटा। तो डी क्यू की वैल्यू हो गई बच्चों यहाँ पर डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा। बस अभी आपका फॉर्मूला
आप बोल सकते हो बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अल्प आवेश है तो डीई हो गया ये के डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू बच्चों मैंने रख दी यहाँ पर लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमें यहाँ पर अर्धवलय दे रखी है, कुल आवेश की यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, तो बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर डी थीटा की वैल्यू, कंपोनेंट से ब्रेक कर दो इसको, डी थीटा की वैल्यू, तो देखिए क्या बोला, अर्धवलय की सममिति के कारण डीई साइन थीटा घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि हम डीई कोस थीटा पर ही विचार करते हैं, मतलब यहाँ पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी डीई कोस थीटा। तो देखिए ये तो हमने बोल दिया यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डीई इज इक्वल टू के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हमें इसके केंद्र पे पूछा है बच्चों, तो केंद्र पर कुल क्षेत्र कितना हो गया यहाँ पर 2 इंटू 0 से पाई बाई 2, आपने यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से पाई बाई 2 डीई कोस थीटा, और यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी, तो बच्चों ये रिलेशन आता है आपका 2 के लैम्डा अपॉन आर, 2 के लैम्डा अपॉन आर। तो आप डायरेक्टली भी कह सकते हो, कल डायरेक्टली भी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सीधा बताया था जब अपने लास्ट में बात करी थी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं और विद्युत विभव की, तो वहां पर ये अर्धवलय के लिए डायरेक्टली भी मैंने संबंध बताया था आपको। चलिए अगला पैटर्न है, किसी बिंदु आवेश को 30 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र यदि 2 न्यूटन प्रति कूलम है तो उस आवेश का मान ज्ञात करो। तो बच्चों सिंपली सीधा आपको फॉर्मूला रखना है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो Q का मान पूछा है, दूरी आपको दे रखी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन करनी है। चलिए बच्चों नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश Q व -3Q एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि कैपिटल Q स्थिति पर विद्युत क्षेत्र E हो तो स्थिति -3Q पर यह विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो दो स्थितियां बोल दी आपको कुछ इस तरीके से कि भाई यहां पर एक है Q और एक है -3Q, और इन दोनों स्थितियों पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात ये करवा रहा है। तो देखिए बच्चों यहां पर आपसे बोल दिया कि Q स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, तो -3Q स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो आप मान सकते हो कि भाई दोनों के बीच की दूरी कितनी है x, दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों x है। यहाँ पर आप इसकी वैल्यू E दे रखी है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, भाई E इज इक्वल टू होता है आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आपने यूज किया, तो Q के कारण कितनी बताई E, तो ये हो गया E/3। डायरेक्टली आप बता सकते हो आवेश कितना है 3 टाइम्स। चलिए अगला क्वेश्चन, R1 तथा R2 त्रिज्या के दो गोले हैं, आवेशित करने के पश्चात एक दूसरे के साथ एक तार से जोड़ दिए जाते हैं, तो गोलों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात। तो देखो भाई इस स्थिति में सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही उन दोनों गोलों को हमने तार से जोड़ दिया तो अब वहां पर उन दोनों के विभव हो जाएंगे समान। ये बोल दिया इस तरीके से, दो गोले हैं इनको एक तार से जोड़ दिया, तो यहाँ पर आवेश का प्रवाह कब तक होगा, जब तक दोनों के विभव समान न हो जाए। इसका मतलब यदि इसका यहाँ पर आवेश पहले V1 था, इसका विभव V2 था, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो गया के Q1 अपॉन R1, और ये हो गया V2 इज इक्वल टू के Q2 अपॉन R2। तो अब दोनों के विभव हो गए समान, मतलब V1 इज इक्वल टू V2, तो बच्चों यहाँ पर Q1 और R1 में रिलेशन मिल जाएगा आपको Q2 और R2 के साथ में। तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू आपको रिलेशन मिल गया R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2। तो ये तो रिलेशन मिल गया आपको आवेश और दूरी के साथ में। अब पूछा है गोलों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात, तो गोलों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होती है बच्चों E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर अपॉन Q2। Q1 Q2 की वैल्यूज बच्चों आप यहाँ से रख सकते हो, तो R1 अपॉन R2 आ गया, ये एक R1 से R1 कैंसिल आउट हो गया और R2 से R2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये रिलेशन आ गया R2 अपॉन R1। तो देख लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी करेक्ट। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन को। चलिए बच्चों अगला पैटर्न देखो तो आगे के पैटर्न के क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल है, मैं क्वेश्चंस बता देता हूं, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है बच्चों। 0.1 मीटर त्रिज्या के एक चालक गोले की सतह पर 0.036 न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इसकी सतह पर आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बच्चों पहले तो निकाल दो यहाँ पर Q, और Q इज इक्वल टू होता है NE, तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या सीधा आप बोल सकते हो E इज इक्वल टू के एन स्मॉल e अपॉन आर स्क्वायर, तो n निकल जाएगा यहाँ पर, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है।
समान आवेश जिनमें प्रत्येक का परिमाण प्लस क्यू है एक घन के शीर्षों पर रखे हुए हैं तो केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों हमेशा ध्यान रखो कि सममित पृष्ठों के केंद्र पर यदि समान परिमाण के आवेश रखे हुए हैं तो केंद्र पर हमेशा ही शून्य होगा, चाहे ये आपका समबाहु त्रिभुज बोल दे, चाहे वर्ग बोल दे, चाहे घन बोल दे। सममित पृष्ठ बोल दिया और समान परिमाण के आवेश रखे हुए हैं उसके शीर्षों पे तो केंद्र पर हमेशा ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अगर ऐसा कुछ बोल दे कि केंद्र पर अन्य आवेश रखा हुआ और कुलाम बल पूछ ले तो बच्चों ध्यान रखना हमेशा कुलाम बल भी शून्य होता है। तो चाहे समबाहु त्रिभुज वर्ग हो घन हो कोई भी सममित पृष्ठ। Q3 Q2 Q3 Q4 Q आवेश 4 शीर्षों पे रखे हुए हैं वर्ग के और बोल दिया वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की दिशा आपसे पूछ ली तो किसके अनुदिश होगी। तो देखो बच्चों मैं डायरेक्शन से समझाता हूं इसको। यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है, ये धनावेश है तो धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, ये धनावेश है बाहर की ओर। दोनों में देखिए परिणामी है 3Q तो 3Q ज्यादा है तो यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी ये वाली। यहाँ पर देखिए 4Q की भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर और ये 2Q के लिए भी हो गई यहाँ पर बाहर की ओर, लेकिन 4Q यहाँ पर परिमाण में ज्यादा है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी इस ओर। अब इन दोनों का परिणामी निकालना है तो बच्चों वो हो गया ये इस दिशा में। अब देख लीजिए कौन सी दिशा की बात हो रही है, AB के अनुदिश, CB के अनुदिश, AC के अनुदिश या BD के अनुदिश। तो देख लीजिए किसके अनुदिश हो गई, CB के अनुदिश हो गई, CB या AD दोनों में से कोई सा ऑप्शन हो सकता है। AD यहां पर दिया नहीं है, इसने CB बोला है क्योंकि ऊपर की तरफ है। C से B बोल दो या D से A बोल दो तो ये वाली दिशा हो गई बच्चों यहां पर इसकी। ऐसे अगला क्वेश्चन, भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए और बी पर समान आवेश क्यों रखे हैं, केंद्र बी बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो शीर्ष पर पूछ लिया यहाँ पर बच्चों। इसका भी कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, ये इस तरीके से, ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पर क्यों आवेश रख दिया, यहाँ पर क्यों आवेश रख दिया और इस वाले पे पूछ लिया। तो यहाँ पर देखो समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक कोण हो गया 60 डिग्री का। इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई ये बाहर की ओर, इसके लिए भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई बाहर की ओर। मान लो इसके लिए भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, यहां से यहां तक दूरी और यहां से यहां तक दूरी समान है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई ई। यहाँ पर बच्चों दोनों के बीच में कोण हो गया 60 डिग्री, क्योंकि ये वाला कोण है यहाँ पर 60 डिग्री, समबाहु त्रिभुज है। तो आप डायरेक्टली रिलेशन यूज करके E इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री निकाल सकते हो यहाँ से डायरेक्टली। चलिए बच्चों अगला टॉपिक है अपना विद्युत क्षेत्र में आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य। जब भी हम किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश को विस्थापित करने की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर जो कार्य होता है वो होता है W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल वी। किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होता है बच्चों W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल वी। ये अपन ने विभवांतर की परिभाषा से भी समझा था, ठीक है। अगर यहां पर मैं विद्युत क्षेत्र की बात, विभवांतर की बात करूं तो बच्चों विभवांतर क्या हो गया, डेल वी इज इक्वल टू ई डी आर कोस थीटा, डेल वी इज इक्वल टू ई डी आर कोस थीटा। ये कैसे आता है रिलेशन, अभी मैं थोड़ा सा आगे आपको एक टॉपिक समझाऊंगा बच्चों जहां पर हम विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध की बात करेंगे। तो यहाँ पर ये एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है, आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि भाई ये फॉर्मूला होता है आपका, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इसमें देखिए ये आ गया ये संबंध, विद्युत क्षेत्र व विभव में संबंध। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र और विभव में हम संबंध की बात करते हैं तो अभी पीछे मैंने आपको समझाया कि भाई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब हम किसी आवेश को लेके चलते हैं, किसी आवेश के विद्युत अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में, तो यहाँ पर जो किया गया कार्य है वो विभवांतर के रूप में होता है। इसी चीज को अपन थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो बच्चों मैं कह सकता हूं डेल वी इज इक्वल टू या डी वी इज इक्वल टू ई डी आर कोस थीटा, ई डी आर कोस थीटा। और वी कैन से कि भाई ये हो गया आपका ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अगर मैं इसको और डिटेल में बात करता हूं तो बच्चों देखिए आप इसको कह सकते हो E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। अगर x डायरेक्शन में बात की जाए, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में बात करता हूं तो बच्चों आर वेक्टर की वैल्यू होती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये रिलेशन होता है आपका। और अगर आप x डायरेक्शन में निकालते हो तो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई एक्स कह सकते हो बच्चों आप, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स आई कैप
वेक्टर फॉर्म में बच्चों आप ये कह सकते हो। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में आप बोल दोगे ई वाई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वाई अपॉन डी वाई जे कैप, एंड सिमिलरली ई जेड वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी जेड के कैप। सो इस तरीके से आप यहां पर बात कर सकते हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है और विभव पूछा है तो आप रिलेशन यूज करोगे यहां पर v इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डी आर, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डी आर। तो बच्चों ये रिलेशन होते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर d अपॉन डी आर की बात करूं या dv अपॉन डी आर की बात करूं तो इसको हम बोलते हैं विभव प्रवणता। इसको बच्चों हम बोलते हैं क्या, विभव प्रवणता बोली जाती है इसको। तो कई बार आपको एमसीक्यूज में पूछ लेता है विभव प्रवणता के लिए एसआई मात्रक या विमा। तो ध्यान रखें यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं परिमाण की तो ई का परिमाण बराबर होता है विभव प्रवणता के परिमाण के। इसका मतलब विभव प्रवणता का मात्रक या तो कह सकते हो आप न्यूटन प्रति कूलम और बच्चों या कह सकते हो आप वोल्ट प्रति मीटर। और इसके लिए विमा वही हो गई जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की होती है m1 l1 t - 3 a - 1। तो यहां से एक अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है, विभव प्रवणता पे पूछा जा सकता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे पूछा जा सकता है। चलिए बच्चों अब देखिए अलग अलग कुछ स्थितियां यहां पर दिखाई गई हैं। जैसे ए और बी बिंदुओं के लिए बात करी जाए कि भाई ए और बी बिंदुओं के बीच इस तरीके से आपको दो स्थितियां दे दी गई है और यहां पर आपसे विभवांतर पूछ लिया जाए तो बच्चों ये हो गया वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, हम निकालेंगे इसको कहां से कहां तक लेके चल रहे हैं, ए से बी बिंदु पर। तो हमने लिख दिया यहाँ पर समाकलन माइनस ऑफ समाकलन ए टू बी ई डॉट डी आर। तो बच्चों ये हो गया आपका विभवांतर का फॉर्मूला। चूंकि विस्थापन सदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो देखिए यहाँ पर विस्थापन ए से बी चल रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापन हो रहा है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू हो गई 0 डिग्री। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो वीबी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए टू बी ई डी आर। ये भी रिलेशन आप कह सकते हो। चलिए बच्चों इसी तरीके से नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इस वाले पॉइंट पे भी आएंगे अभी वापस। तो वीबी माइनस वी ए ये हो गया यहाँ पर ई डॉट डी आर, या डायरेक्टली हमने बोल दिया कि भाई ए और बी बिंदुओं के बीच में दूरी देखिए यहाँ पर ए और बी बिंदुओं के बीच की दूरी अगर यहाँ पर डी हो, इन दोनों के बीच की दूरी डी हो यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर विस्थापन कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली बोल देंगे यहाँ पर वीबी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी। ये रिलेशन भी आप बोल दोगे यहां से, ठीक है। सामान्य रूप में समरूप विद्युत क्षेत्र में, तो सामान्य रूप में बच्चों समरूप विद्युत क्षेत्र में आप क्या बोलोगे, E इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन डी। या आप कह सकते हो कि E का परिमाण, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था, E का परिमाण बराबर हो जाएगा V अपॉन डी, या V इज इक्वल टू आप कह सकते हो E इंटू डी। ये रिलेशन होता है विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। ए व सी के बीच विभवांतर। अब देखिए वापस इस डायग्राम में, अगर मैं इस डायग्राम को इधर ही कहीं रिप्रेजेंट करूं, ये आपका विद्युत क्षेत्र था इस तरीके से और ये कोई बिंदु ए था यहाँ पर कोई बिंदु ए था और ये कुछ इस तरीके से ये था बिंदु बी इस तरफ कहीं, इनके बीच में कोण था थीटा। और अब ए से सी यहां तक लाने में ये बात कर रहा है इसकी। तो देखिए बच्चों इस स्थिति में यहाँ पर विभवांतर क्या होगा, तो अब की बार हम यहाँ पर विभवांतर की बात करेंगे वीसी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अब कहां से कहां तक लेके चल रहे हैं, ए से सी। तो बच्चों अब की बार ये कोण है ये कितना हो गया, थीटा डिग्री। तो हमने बोल दिया यहाँ पर ई डी आर कोस थीटा, ठीक है, माइनस ई ए सी कोस थीटा। तो अब की बार हमने कंपोनेंट ले लिया ए सी कोस थीटा इस डायरेक्शन में, किसके इक्वल है, ए बी के। तो ये बोल दिया माइनस ई ए बी और माइनस ई डी। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, देखिए जनरल कॉन्सेप्ट एक निकल के आ रहा है। तो उपरोक्त संबंध से पता चलता है कि ए व बी के बीच विभवांतर ए व सी के बीच विभवांतर के समान है। इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में विभवांतर का मान हमेशा समान होगा दो बिंदुओं के बीच में। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अपन यहां से देख सकते हैं। चलिए बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं फिर क्वेश्चंस देखेंगे। तो वीआर ग्राफ की प्रवणता का ऋणात्मक मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। ये बच्चों मैं आपको बता चुका कि आपको विभव और दूरी के साथ में अगर ग्राफ दे दिया जाए तो ये इसका ग्राफ का ढाल किसको बताएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं इस चीज को अपन बोलते हैं विभव प्रवणता। इसको हम क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर करके भी मैंने आपके साथ में कॉन्सेप्ट शेयर किया। तो यहां से आप बता सकते हो बच्चों ये होती है आपकी विभव प्रवणता। चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के कुचालक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र बोल दिया आपको। कुचालक गोला है
जिसकी त्रिज्या है आपकी 10 सेंटीमीटर और इसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर, मतलब बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दी और गोले के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ ली। तो बच्चों सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ई आउट की वैल्यू तो होती है, मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है, ई आउट की वैल्यू होती है KQ/R²। और जैसे ही कुचालक गोले के अंदर की बात करेंगे, चालक गोले के अंदर तो होता है 0, लेकिन कुचालक गोले के अंदर होता है बच्चों ये KQ/R/R³, ये वाला रिलेशन। तो यहां से आप क्या करो, ई की वैल्यू दे रखी है आउटसाइड, स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है, KQ की वैल्यू पिक करो, KQ की वैल्यू यहां रखो, स्मॉल आर कैपिटल आर दिया हुआ है, तो बच्चों ई निकल जाएगा यहाँ पर। ये होता है इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझा रहा हूं बच्चों, कैलकुलेशन खुद से करना। एक्स वाई निर्देशांक पद्धति में बिंदु P है, एक्स वाई पर विभव दे दिया आपको VAXY, जहां A नियतांक है, यदि मूल बिंदु से P दूरी R है तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समानुपाती है। बच्चों P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, अभी मैंने बताया E इज इक्वल टू होता है -dV/dr, E इज इक्वल टू होता है -dV/dr। ठीक है, यहां से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। यहां से बच्चों क्या करो, एक बार x डायरेक्शन में निकाल दो, y डायरेक्शन में निकाल दो, EX निकाला तो यहाँ पर V का x के सापेक्ष आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो मैं चलिए समझाता हूं, यहाँ पर EX की वैल्यू, तो जब x के सापेक्ष करेंगे तो AY क्या हो गया, कांस्टेंट, तो dx/dx तो हो गया बच्चों यहाँ पर 1। तो यहाँ पर मैंने बोला इसकी सीधी वैल्यू हो गई A × y, और जब EY आपने कैलकुलेट किया तो बच्चों EY की वैल्यू हो गई -AX। परिणामी हमें निकालना है, तो E इज इक्वल टू हो गया √EX² + EY², तो A तो आ गया बाहर और ये ब्रैकेट के अंदर आ गया x² + R², और ये बोल दिया कि भाई ये दूरी कितनी है P बिंदु से, इसकी R दूरी है। कुछ इस तरीके से ये आपको बताना चाह रहा है कि भाई ये XY निर्देशांक था और यहाँ पर ये R दूरी पर कोई P बिंदु है जिसके निर्देशांक आपको दिए हुए हैं x। तो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि भाई जो R की वैल्यू है वो हो गई √x² + y²। तो देखिए बच्चों √x² + y² जब मैंने रखा R, तो E प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ पर R। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों यहाँ पर करेक्ट, जिसमें दिया हुआ है R। ये यहाँ पर इस पैटर्न का क्वेश्चन है। चलिए बच्चों नेक्स्ट आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, स्थिर विद्युत परिरक्षण। तो स्थिर विद्युत परिरक्षण का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी भी वस्तु को जिसको आपको बाह्य विद्युत क्षेत्र से आपको सुरक्षित रखना है, परिरक्षित करना है, उसको यदि किसी धात्विक खोखले गोले के अंदर रख दिया जाए या किसी खोखले धातु के अंदर रख दिया जाए, तो उस वस्तु पर बाह्य विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नगण्य हो जाता है, क्योंकि उस चालक के अंदर आवेश का मान 0 होने के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 0। देखिए बच्चों, अंदर आवेश का मान 0 होने की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 0। तो इसलिए इसके अंदर, चालक के अंदर जो आपका होलो स्पेस है, जो इसमें फ्री स्पेस है, जो इसमें खाली जगह है, उसमें आवेश का मान 0 होता है, जिसके कारण से विद्युत क्षेत्र भी 0 होता है। तो यही ये बात कहना चाह रहा है कि शक्तिशाली बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण सुग्राही उपकरण अत्यधिक प्रभावी होते हैं, इसलिए इनको सुरक्षित रखने के लिए खोखले चालक से ढक देते हैं। तो खोखले चालक से ढकने का मतलब क्या हो गया कि बाह्य विद्युत क्षेत्र का अगर कुछ प्रभाव भी होगा तो वो उसके पृष्ठ पे ही होके रह जाएगा। देखिए ये यहाँ पर प्लस आवेश, तो ये विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, ये माइनस आवेश तो अंदर की ओर। तो इस तरीके से कोई भी प्रभाव होगा तो इस धात्विक पृष्ठ के ऊपर ही होके रह जाएगा और अंदर वाली वस्तुएं सुरक्षित रखी जा सकती हैं। इसी कारण तो देखिए क्या क्या कॉन्सेप्ट इसके आप देखते हो। बारिश के दिनों में बच्चों क्या बताया जाता है कि खुले स्थान में रहने की बजाय अगर बंद जगह पे, चाहे मकान के अंदर, घर के अंदर, चाहे किसी बंद गाड़ी के अंदर अगर आप बैठते हो तो वो ज्यादा सुरक्षित है। तो बंद कार या बस के अंदर बैठना अत्यधिक उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि बस कार की जो बॉडी होती है, जो बाह्य पृष्ठ होता है, वो धातु का बना होता है और आप उसके अंदर बैठते हो तो आप तक विद्युत क्षेत्र का प्रभाव होता है 0। सामान्यतः एक उच्च वोल्टेज जनरेटर को भू संपर्कित लोहे के पिंजरे से ढक दिया जाता है। जो हाई फ्रीक्वेंसी का, उच्च आवृत्ति का बच्चों एसी जनरेटर होता है, उसका कनेक्शन एक लोहे के पिंजरे से कर दिया जाता है, मतलब उसको एक लोहे के पिंजरे से ढक दिया जाता है। उसका रीजन क्या होता है कि जनरेटर का जो विद्युत क्षेत्र है वो पिंजरे के बाहर ना आए और बाहर स्थित कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जंतु उसमें लगने वाले विद्युत क्षेत्र के कारण से प्रभावित ना हो। अगला देखिए, भू संपर्कित चालक भी स्थिर विद्युत आवरण की तरह कार्य करता है। जब चालक को भू संपर्कित नहीं करते हैं तो आवेशित वस्तु का विद्युत क्षेत्र दूसरी ओर भी मौजूद रहता है। यदि AB को भू संपर्कित कर दें तो प्रेरित धनावेश निरस्त हो जाता है तथा AB की दूसरी ओर विद्युत क्षेत्र विलुप्त हो जाता है। तो ये सेम ही कॉन्सेप्ट है। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है अपना समविभव पृष्ठ।
तो समविभव पृष्ठ बच्चों इसके नाम से पता चल रहा है एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान रहता है समान। समविभव मतलब समान विभव, प्रत्येक बिंदु पर समान विभव होता है, तो ये इसको बोलते हैं बच्चों समविभव पृष्ठ। अब देखिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपके कुछ की पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। समविभव पृष्ठ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। समविभव रेखाओं का घनत्व हमें विद्युत क्षेत्र के परिमाण के बारे में बताता है। रेखाओं का घनत्व अधिक होने पर विद्युत क्षेत्र अधिक होगा। तो ये मिक्सअप कर दिया बच्चों यहाँ पर इसने विद्युत बल रेखाओं और समविभव पृष्ठ को। तो ये कहना चाह रहा है कि समविभव पृष्ठ पे विद्युत बल रेखाएं जितनी पास पास होंगी वहां पर प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा और दूर दूर होंगी तो दुर्बल विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें बच्चों समविभव पृष्ठ से, तो हमेशा ध्यान रखिए कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो समविभव पृष्ठ के हमेशा ही लंबवत होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के हमेशा ही होती है अभिलंबवत या लंबवत। अगर बिंदु आवेश की बात की जाए तो बच्चों बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ होता है हमेशा ही गोलाकार। ये गोलाकार, किसी त्रिज्या का एक गोला होगा ये, और ये जो आवेश है, जो बिंदु आवेश है, ये होगा इसके केंद्र पे इस तरीके से। तो ये बच्चों यहाँ पर इसके पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान होगा समान, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अगर इस बिंदु आवेश को बोल दूं मैं Q और इसकी त्रिज्या बोल दूं R, तो प्रत्येक बिंदु पर बच्चों विभव होगा समान, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो ध्यान रखिए बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ होता है गोलीय, और रेखीय आवेश के लिए बच्चों समविभव पृष्ठ होता है, रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ होता है आपका बेलनाकार। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ विद्युत बल रेखाओं के अभिलंबित खींचे गए समतल होते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए देखिए यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक समान विद्युत क्षेत्र हमें यहाँ पर निकालना है, तो ये बना दिए यहाँ पर एक दूसरे के समांतर। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ क्या होंगे, विद्युत बल रेखाओं के अभिलंबित खींचे हुए समतल होते हैं। किसी भी आकृति का एक धात्विक पृष्ठ सदैव एक समविभव पृष्ठ होता है, अर्थात, तो ध्यान रखो हमेशा, कोई इसमें ज्यादा थ्योरी पढ़ने वाली बात नहीं है कि कोई भी धात्विक पृष्ठ होगा। अभी अपन ने क्या बोला कि भाई कोई भी धात्विक पृष्ठ होगा तो उसका हर एक बिंदु समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है, चाहे वो किसी भी आकार आकृति का हो। समविभव पृष्ठ परस्पर नहीं काटेंगे, क्यों? क्योंकि समविभव पृष्ठ यदि कहीं पर कट करते हैं, मान लो कि भाई ये दो गोले हैं और ये दो गोले कहीं एक दूसरे को कट करते हैं, तो कटान बिंदु पर तो दोनों के विभव समान हो गए। तो बच्चों ऐसा संभव नहीं है कि दोनों के विभव समान हो, तो दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते। अब देखिए दो आवेशों के लिए समविभव पृष्ठ किस तरीके से होंगे। मान लो भाई दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, तो विपरीत प्रकृति के हैं, ये बिंदु आवेश है -q, ये बिंदु आवेश है +q। दोनों के लिए बना दिए हमने संकेंद्रीय गोले समविभव पृष्ठ के लिए। दूसरे तरीके से अपन बात करें तो देखिए बल रेखाएं जो यहाँ पर निकल रही है ऋणावेश के लिए आ रही है अंदर, धनावेश से निकलकर, तो ये यहाँ पर भी बन गए संकेंद्रीय गोलों के रूप में बन रहे हैं, ऋणावेश के तो अंदर और धनावेश के बाहर। इसी तरीके से दोनों धनावेश हो तो दोनों धनावेश होने पर भी देखिए बच्चों क्या होगा, जैसे जैसे इनकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी, मतलब समविभव पृष्ठ जो गोलीय समविभव पृष्ठ इनकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये दोनों एक दूसरे को करना शुरू कर देंगे ओवरलैप, और क्यों? प्रतिकर्षण के कारण से। तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा आपका समविभव पृष्ठ। अब देखिए बच्चों चलिए कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। इकाई क्षेत्र अर्थात 1 न्यूटन प्रति कूलाम को स्वेच्छ रूप से बल रेखाओं के इकाई घनत्व के अनुरूप परिभाषित किया गया है। इकाई आवेश से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या 1/ε0 होती है, आप कह सकते हो बल रेखाओं की संख्या होती है 1/ε0। क्यों? क्योंकि जो फ्लक्स होता है बच्चों, उस फ्लक्स को हम बोलते हैं, किसी भी पृष्ठ के अभिलंबित गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, वो होता है आपका फ्लक्स, और इसकी वैल्यू क्या होती है, Q/ε0। तो अगर Q बोल दिया 1 कूलाम इकाई आवेश, तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से निकलेगी, कितनी निकलेगी, 1/ε0। तो यहां से निकल के आता है ये। यह एक गलत अवधारणा है कि धनात्मक इकाई आवेश द्वारा निर्मित पथ बल रेखा है, जबकि वास्तव में धनात्मक इकाई आवेश जब एक सीधी रेखा के अनुदिश गमन करता है तो इसका पथ एक पूर्ण बल रेखा को व्यक्त करता है। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अपन सही नहीं कह सकते कि भाई धनावेश के अनुदिश चलेगा, तो एक खाली समझाने की चीज है। यहाँ पर किसी स्थान पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र को समविभव पृष्ठों एवं विद्युत बल रेखाओं द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। विद्युत बल रेखाओं की तुलना में समविभव पृष्ठों का उपयोग करने से यह लाभ है कि विद्युत क्षेत्र के परिमाण व दिशा दोनों को दृश्य रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सिर्फ समझने वाली चीज है बच्चों, एग्जाम में पूछने वाली कोई चीज नहीं। आपको ध्यान रखना है कि विद्युत बल रेखाओं की अपेक्षा अगर समविभव पृष्ठ से दर्शाते हैं तो वहां पर दर्शाने के साथ साथ आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है अपना संकेंद्रीय गोलों के कारण विभव।
तो अगर अलग अलग त्रिज्याओं के संकेंद्रीय गोले जिन पर आवेश के मान भिन्न भिन्न हो, अगर वो दिए हुए हो, तो देखिए वहां पर किस तरीके से हम विभव की कैलकुलेशन करते हैं। तो बच्चों दिशा निर्देश 1, देखिए क्या कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं यहाँ पर अपन, उस बिंदु को ज्ञात करें जहां विभव का निर्धारण करना है। तो सबसे पहली चीज तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझने वाली चीज है कि जिस बिंदु पर आपको विभव का मान पूछा, आपको वो बिंदु का निर्धारण करना है कि भाई कितनी दूरी पर है, कहाँ है, किस जगह पे आपको निकालना है। दूसरी बात, सबसे भीतरी गोले से शुरू करके आप देखें कि बिंदु P किसी विशेष गोले के सापेक्ष कहाँ स्थित है, अर्थात बाहर है या अंदर है। तो जैसे ही मान लिया कि दो गोले हैं और उन दोनों गोलों के लिए स्थिति कहाँ है उस P बिंदु की, पहले गोले के बाहर है या दोनों गोलों के बाहर है या पहले गोले के अंदर है, ये चीज आपको देखनी, किसके सापेक्ष, सबसे अंदर वाले गोले के सापेक्ष। इसके बाद सर्वप्रथम सबसे भीतरी गोले के कारण निकालते हैं बिंदु P पर विभव, और फिर उससे बाहर वाले गोले के कारण। तो सबसे पहले अंदर से स्टार्ट करते हैं बच्चों, अंदर वाले गोले के कारण से अपन विभव निकालते हैं और फिर निकालते हैं उसके बाहर स्थित गोले के कारण से विभव की मान। और नेक्स्ट, अध्यारोपण के सिद्धांत से पूछे गए कोश या गोले पर परिणामी विभव ज्ञात कर लेते हैं। तो विभव के लिए बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत सिंपल सा कहता है कि भाई जितने भी आवेशों के कारण से आपने विभव निकाला उन सबका बीजगणितीय योग कर दो, यहाँ पर कोई दिशा का कॉन्सेप्ट नहीं होता। चलिए मैं अलग अलग स्थितियों की बात करूं। पहली स्थिति की बात करें तो बच्चों पहली स्थिति में बोल दिया कि भाई दो गोले हैं R1 और R2 त्रिज्या के, जिन पर आवेश है Q1 Q2, बाहर वाले की त्रिज्या R2 है, अंदर वाले की त्रिज्या R1 है। चालक गोलों पर एक समान रूप से क्रमशः Q1 Q2 आवेश का वितरण है। तो प्रत्येक कोश का विभव क्या होगा? तो देखिए बच्चों, अगर मैं बात करता हूं अंदर वाले गोले के कारण, तो हमने अंदर से स्टार्ट किया, अंदर वाले गोले के कारण से विभव का मान क्या हो गया, KQ1 अपॉन R1। तो देखिए बच्चों इसको बोल दिया आपने KQ1 अपॉन R1 प्लस बाहर वाले के कारण से अंदर की तरफ क्या होता है, एक समान रूप से वितरित होता है, और बाहर वाले के कारण से अंदर कितना होता है, जितना इसके पृष्ठ पे होता है, पृष्ठ पे कितना होगा, KQ2 अपॉन R2। तो बच्चों ये तो हो गया अंदर वाले गोले के कारण से कुल विभव। अब अगर अपन बात करते हैं बाहर वाले गोले की, तो देखिए बच्चों बाहर वाले गोले के कारण से क्या हो गया, V2 की बात कर रहा हूं। तो बाहर वाले गोले के कारण से एक तो आवेश कितना हो गया बाहर वाले गोले का, KQ2 अपॉन R2, ये तो हो गया ये बाहर वाले पर स्थित आवेश के कारण से। और अंदर स्थित आवेश के कारण से इसके पृष्ठ पे कितना होगा, तो इसके कारण से हो गया ये KQ1 अपॉन R2, ये हो गया बच्चों। यहाँ पर हमें यहाँ पर कुल विभव की बात करनी है। तो देखिए बच्चों आप, ये तो अलग अलग हमने बात करी दोनों के कारण से। अब दूसरी स्थिति की बात करते हैं, सेकंड वाली स्थिति। तो सेकंड वाली स्थिति, चित्र में ABC त्रिज्याओं के 3 संकेंद्रीय गोले हैं और इन पर क्रमशः इतने आवेश है, प्रत्येक कोश का विभव क्या होगा दिशा निर्देशों का अनुकरण करने पर। तो डायग्राम कहाँ गया इसका, चलिए बच्चों इसका डायग्राम मिस हो गया, मैं बनाता हूं डायग्राम इसका। सेकंड वाले केस में बता रहा है हमें कि भाई 3 संकेंद्रीय गोले हैं कुछ इस तरीके से, और इनकी त्रिज्याएं बोल दी RA, RB और RC, और इन पर आवेश है QA, QB एंड QC। तो कॉन्सेप्ट वही है बच्चों, अभी क्या समझाया मैंने कि भाई सबसे पहले अंदर वाले गोले से स्टार्ट करते हैं। तो अंदर वाले गोले के कारण से विभव की वैल्यू, तो बच्चों अंदर वाले गोले के कारण विभव क्या हो गया, KQA अपॉन RA प्लस KQA अपॉन RB प्लस बाहर वाले के कारण से क्या हो गया, यहाँ पर देखिए दूसरे वाले के कारण से ये कहां पर निकालना है, अंदर की ओर, तो ये हो गया KQB अपॉन RB, और बाहर वाले के कारण से क्या हो गया, KQC अपॉन RC। तो बच्चों VA पहले वाले पे तो क्या हो गया, KQA अपॉन RA प्लस KQB अपॉन RB प्लस KQC अपॉन RC। अगर दूरी ABC दी हुई है तो आप सीधे ABC ले सकते हो यहाँ पर, ये अपन ने बात कर ली। दूसरे वाले गोले के कारण, अब दूसरे वाले गोले के कारण, इसके कारण देखिए, तो इसके कारण एक तो खुद का हो गया यहाँ पर KQB अपॉन B, एक बच्चों एक अंदर हो गया इसके, तो अंदर वाले के लिए क्या बोल दिया, KQA अपॉन B दूरी पर निकालना है, और बाहर वाले के कारण से हो गया KQC अपॉन C। तो सिंपल सी चीज है ये बच्चों, जेई में पूछा हुआ है इस पैटर्न का क्वेश्चन। और बाहर वाले के कारण से क्या हो गया, तो बच्चों बाहर वाले के कारण से एक तो खुद का हो गया, देखिए मैं VC को समझाता हूं, तो एक तो खुद का हो गया, खुद का मतलब KQC अपॉन C। अब दो आवेश हो गए इसके अंदर, तो अंदर वाले आवेशों के कारण इसके पृष्ठ पे, मतलब क्या बोल दिया हमने, KQA अपॉन C प्लस KQB अपॉन C, ये बोल दिया बच्चों यहां पर हमने। तो इस तरीके से बाहर वाले गोले पर, तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल, आपको ध्यान रखना है, अंदर वाले गोले से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले अंदर वाले गोले पे स्थिति देखनी है, कहां पूछा है,
तो अंदर वाले गोले के कारण से दो आवेश बाहर है, दो गोले बाहर हैं, तो उनके कारण से तो हो जाएगा उन्हीं के पृष्ठ पे के क्यू बी अपॉन बी प्लस के क्यू सी अपॉन सी, और अंदर वाले के कारण से हो जाएगा के क्यू ए अपॉन ए। तो इस तरीके से आपको सिंपल कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट की अपन बात करते हैं। चित्र में दो संकेंद्रीय गोलों को दिखाया गया है, इनकी त्रिज्याएं क्रम से r1 r2 है, ये वापस से दिखा दिया। यदि आंतरिक गोले पर आवेश प्लस क्यू है, बाहरी गोले को हमने कर दिया भू संपर्कित। देखिए बच्चों इस वाली सिचुएशन में क्या बोल दिया कि जो बाहर वाला गोला है इसको हमने कर दिया भू संपर्कित। तो अब की बार यहां पर विभव का मान क्या होगा, अंदर वाले गोले पर कितना आवेश बोला है, आंतरिक गोले पर बोल दिया प्लस क्यू और बाहरी गोले को भू संपर्कित कर दिया। तो अब देखिए बच्चों क्या क्या पूछा है, बाहरी गोले पर आवेश कितना होगा, आंतरिक गोले का विभव पूछ लिया। तो देखिए बाहरी गोले पर आवेश का मान, तो सबसे पहली चीज तो ये कि भाई जब ऐसी स्थितियां होती हैं बाह्य पृष्ठ को आपने कर दिया यहाँ पर भू संपर्कित, तो बच्चों यहाँ पर बाह्य गोले पर जो आवेश आएगा वो आएगा प्रेरण के कारण से। तो देखिए दूसरे गोले पर विभव की वैल्यू अपन देखते हैं, तो विभव क्या हो गया यहाँ पर V2 इज इक्वल टू, एक तो हो गया अंदर वाले आवेश के कारण बाह्य पृष्ठ पे KQ अपॉन R2 प्लस मान लो कि भाई वहां पर आवेश कितना है बाह्य पृष्ठ पर Q डैश, तो KQ डैश अपॉन R2 ये हो गया यहाँ पर। और कुल विभव भू संपर्कित कर दिया, मतलब पूरा का विभव, यहाँ पूरा का पूरा विभव क्या हो गया यहाँ पर जीरो, तो बच्चों ये कर दिया आपने जीरो। तो यहाँ से देखिए क्या चीज मिली कि भाई Q डैश की वैल्यू हो गई माइनस Q, मतलब कितना आवेश हो गया, जितना अंदर वाले पे आवेश था उसकी उतना ही परिमाण का लेकिन नेगेटिव चार्ज है। और आंतरिक गोले का विभव, अब अंदर वाले गोले का विभव निकालना है, तो देखिए बच्चों अंदर वाले गोले पर विभव खुद की वजह से हो गया, तो खुद की वजह से क्या हो गया यहाँ पर KQ अपॉन R1, और एक हो गया बाह्य पृष्ठ पर गोले के आवेश के कारण से, तो ये हो गया माइनस KQ अपॉन R2। बस ये सिंपल चीज आपको ध्यान रखनी है। तो भू संपर्कित होने का सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या पड़ा कि बाह्य पृष्ठ पर कुल विभव की वैल्यू हो गई जीरो, क्योंकि संपूर्ण विभव कहां पर ग्राउंडेड है यहाँ पर। चलिए बच्चों लास्ट केस यहाँ पर, यदि केस 3 में बाह्य गोले को प्लस क्यू आवेश दे दिया जाए एवं आंतरिक गोले को भू संपर्कित कर दिया जाए, अब की बार उल्टा कर दिया, अंदर वाले को भू संपर्कित कर दे और बाह्य वाले को प्लस क्यू आवेश दे दें, तो क्या पूछ लिया कि आंतरिक गोले पर आवेश क्या होगा और बाह्य गोले पर विभव क्या होगा। तो बच्चों कॉन्सेप्ट वही है, देखिए यहाँ पर अंदर वाले गोले पर विभव की बात करें तो एक तो बाह्य पृष्ठ पर कितना है Q आवेश है, तो Q आवेश की वजह से तो हो गया ये KQ अपॉन R2, और अंदर वाले पर आवेश हमने मान लिया कोई Q डैश, तो अंदर वाले की वजह से हो गया बच्चों ये KQ डैश अपॉन R1, ये कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पर। तो अब की बार हमें आवेश का मान मिलेगा इनकी त्रिज्याओं के रूप में, तो बच्चों हमने बोला यहाँ पर Q डैश अपॉन Q इज इक्वल टू माइनस R1 अपॉन R2, ये रिलेशन मिल गया। अब क्या पूछा है हमें बाह्य गोले पर विभव, तो देखिए बच्चों बाह्य गोले पर विभव हम निकालते हैं तो इसको बोल दिया V2, तो एक तो बाह्य पृष्ठ पर आवेश के कारण से, तो ये तो हो गया KQ अपॉन R2, ठीक है, और एक अंदर वाले गोले के कारण, तो अंदर वाले गोले के कारण कितनी, अंदर वाले गोले पर आवेश कितना है Q डैश, तो हमने बोल दिया बच्चों यहाँ पर प्लस KQ डैश अपॉन R2, और Q डैश की वैल्यू आप यहां से रख सकते हो, Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q R1 अपॉन R2, तो बच्चों यहां से वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पर। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक जिसमें अपन ने बात करी कि किस तरीके से समविभव पृष्ठ पे क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके से आपके विभव, विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे क्वेश्चन बनते हैं, और किस तरीके से संकेंद्रीय गोलों का कॉन्सेप्ट होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आपके नीट जेई में यहाँ से लगातार क्वेश्चंस बनते हैं विभव वाले चैप्टर से, आपके जेई में क्वेश्चंस इस पे पूछा जा चुका है 17-18 में, तो अच्छे पैटर्न के क्वेश्चंस यहाँ पर बन रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों अपन बात करेंगे अपने नए टॉपिक के साथ में अपन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बच्चों नए टॉपिक के साथ बात करेंगे नए लेक्चर में। थैंक यू।